हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंट सेक्शन का। ठीक है, ये मई का है और जून का हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है सारा का सारा टॉपिक, सो यू कैन वॉच। ठीक है, और इसमें हम लोग आज टोटल इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंट में स्टैटिक पार्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे कन्वेंशन होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स में स्टेप्स लिए जाते हैं, वो तो ठीक है, बट मोस्टली स्टैटिक्स कवर होता है। और वैसे हम लोगों ने लाएंगे एक स्टैटिक पार्ट के लिए। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग का सारा जितना भी स्टैटिक्स बेसिक रहेगा इन्वायरमेंट का वो कवर हो जाएगा। सो इसमें हम लोग एलिबरेटली और एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये है, आपको पता है कि विपो ऐसे पूछता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज और बहुत सारे। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के। इस कारण से हमारे लिए न्यूज़ में हो जाता है। देखो, ये बेसिकली ना ये स्टैटिक है और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग तो उतना डिटेल में इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, और फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो ये कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं और एनिमल ब्रीड्स होते हैं। इस चीज़ को ये इसके अंदर दिखा जाता है। देखो, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट से ये है कि जो जेनेटिकली रिसोर्स होते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज, ये होते हैं कि डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं और इसके लिए है बेसिकली पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि पेटेंट अलग अलग चीज़ पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है। 10 ईयर्स के लिए भी रहता है। ठीक है, और कॉपीराइट का बात करते हैं तो 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। तो ये कुछ स्टैटिक्स पॉइंट है, यहाँ से समझ सकते हो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे नॉलेज सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली इंडिजिनस कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इंडिजिनस कम्युनिटी जो भी होते हैं उनके रिलेटेड, लाइक अगर ये अलग अलग फील्ड में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के फील्ड में साइंटिफिक, इकोलॉजिकल और भी मेडिसिनल नॉलेज होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रीटी के अंदर किया जाएगा वैसे। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे, हम लोग एंशियंट का बात करते हैं तो इंडिया में तो कितना फेमस था, योगा हो गया, चरक हो गया, ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, और कितना फेमस था इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के। अभी भी जैसे एग्जांपल अगर हम लोग पतंजलि का देखते हैं तो किस तरह से ये क्लेम करते हैं कि सारा का सारा मेडिसिनल और नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ सकते हो, जैसे कि तुलसी से कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा ट्रेडिशनल नॉलेज में देखने को मिलता है। इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। और 80, ये WHO का कहना है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पे डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जो भी ऐसे सोर्सेस हैं मेडिसिन के, ये ट्रेडिशनल में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं लाइक बायोपायरेसी हो गया, कुछ इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स देखने को मिलता है। आपको पता है पायरेसी मतलब बेसिकली कुछ ऐसे एक्सप्लोइटेशन होता है रिसोर्सेज का, या फिर उसको इलीगली यूज किया जाता है। तो बायोपायरेसी यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का है, बट इनको नहीं बता करके, इनसे बेनिफिट शेयरिंग नहीं करके, जो भी ऐसे फॉरेन एंटिटीज़ आते हैं, लाइक फॉरेन एंटिटीज़ में अगर कुछ कंपनीज़ हैं, ठीक है, और भी अलग अलग एंटिटीज़ आते हैं इसमें, तो वो कैसे उस चीज़ का एक्सप्लॉइट करते हैं, उस चीज़ का यूज़ करते हैं विदाउट कंसल्टेशन विद द इंडिजिनस कम्युनिटी। ठीक है, तो वो बायोपायरेसी में देखने को मिलता है। फार्मर पे अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लाइक इनको कोई ऐसे एक इफेक्टिव राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, और पेटेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये सारा इशू देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक कंपनी थी पोटैटो, जो गुजरात में, आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट यू कैन चेक इट। ठीक है, तो उन्होंने कैसे चिप्स को लेकर के ये इशू क्रिएट किया था कि उनको तो जब पेटेंट ख़त्म हो गया था तो फिर भी उन्होंने क्लेम कर दिया, केस कर दिया कि ये जो फार्मर है यूज कर रहे हैं। बट ये मतलब वी कैन से कि किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज का ऑटोनॉमी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये इम्पैक्ट फार्मर पे देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेजर्स लिए गए हैं ये इंडिया के थ्रू। ठीक है, लाइक ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज में। तो एक है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट किया गया है बेसिकली बायोपायरेसी और रॉन्गफुल पेटेंट को प्रिवेंट करने के लिए। उसी तरह से है इंडिया पेटेंट एक्ट 1970, ये अडेप्ट किया है PDR मैकेनिज्म को। ठीक है, और ये इसका काम है कि किस तरह से जो भी ऐसे जेनेटिक रिसोर्स और अगर हम लोग बात करते हैं ये, ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ये किस तरह से क्लेम किया जाता है, इस चीज़ को डिस्क्लोज करना है। ये इंडियाज का पेटेंट एक्ट 1970 है उसमें। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 का बात करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स और ब्रीडर्स के राइट टू प्लांट का। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ इसमें देखने को मिलता है, जो कि अगर बात करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, तो उसमें एक रोल प्ले करता है। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है कि किस तरह से ये बेसिकली एक कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, और ये बताता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और नॉलेज का अगर जो यूज करते हैं तो वो बेनिफिट शेयरिंग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, और फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। फिर है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है, डिटेल में। और फॉरेस्ट राइट एक्ट का बात करते हैं तो किस तरह से ये बताता है कि ट्राइबल्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे यूज करना है, उस चीज़ को, ये प्रोविजंस इसमें है। कौन से एनिमल किलिंग के लिए है, इसमें नहीं है, ये पे प्रीलिम्स में भी पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है कम्युनिटी राइट्स को ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। अब हम लोग देख लेते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, ठीक है। ये गारंटी करता है कलेक्टिव राइट्स ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि अलग अलग रीजन में उससे लिंक होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बात करते हैं, ये डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और यूनेस्को रिकॉग्निशन का बात करते हैं तो योगा को रिकॉग्नाइज किया गया है, और भी ऐसे इंटेंजिबल कल्चर हैं जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है। बस ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसी पे रिलेटेड कुछ ऐसे एसोसिएशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रीटी जो हुआ था ये अडॉप्ट किया गया है बाय 150 कंट्रीज़, और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। और ये ट्रीटी बिगेन हुआ था बेसिकली 1999 में इनिशिएट हुआ था, लेकिन इसको फिर से एक बिगिन किया गया 2001 में, और ये प्रपोजल लाया गया था बाय कोलंबिया, ठीक है। और फर्स्ट इसका अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वीपी ट्रीटी, तो ये एड्रेस करता है इंटरफेरेंस बिटवीन आईपी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के, ठीक है। तो ये ट्राई ट्रीटी टाइप का है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है प्रोविजंस स्पेशली फॉर द इंडिजिनस पीपल, और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ पे। मेंबर का बात करते हैं तो इसमें कोई भी ऐसे मेंबर है जो वीपो का मेंबर है, वो इस पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। और ये है इसमें कि इसमें बात किया जाए तो मेंबर अगर 15 पार्टीज रेटिफाई करते हैं तो उसके 3 मंथ बाद ये फोर्स में आ जाता है। तो इतना हम लोग को बस इसमें जानना था। हम लोग देख लेते हैं UNDRIP के बारे में। तो ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अडॉप्ट किया गया था UNGA के थ्रू बाय 2007 में, ठीक है। और ये बेसिकली एड्रेस करता है ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल को, लाइक उनके राइट्स को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना है, और जो भी ऐसे डेवलप करना है जो ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना यहाँ से समझने को मिलता है। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, तो प्रीलिम से पॉइंट से समझ सकते हो। बस इतना ही था इसमें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लाइक ये है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन आपको पता है कि एक इसका रिपोर्ट भी आता है, इसका इंडेक्स भी रिलीज होता है। तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट। इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इंडिया का रैंक है क्या, ठीक है। तो इंडिया का रैंक 63 है अभी, और 67 था 2023 में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये इवेल्युएट करता है 120 कंट्रीज़ को, और ये बेसिकली उसके एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस को देखता है, और रेडीनेस फॉर द सिक्योर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम को भी चेक करता है, किस तरह से एक प्रॉपर वे में प्रॉपर मैकेनिज्म है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस इंडेक्स में होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि और कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कौन से अभी लूपहोल्स हैं, कौन कंट्री सही से प्रोग्रेस पे नहीं है। तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखो ETI 2024 फ्रेमवर्क का बात करते हैं, तो ये ऑफर करता है कंप्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ कंट्रीज एनर्जी सिस्टम को, ठीक है। तो इतना ये हम लोग को समझना है। और बेसिकली ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अलाउ करता है डिसीजन मेकर टू कंपेयर ट्रैक प्रोग्रेस, कि अभी जो जिस ट्रैक पे नहीं है, अगर ट्रैक पे है तो वेल एंड गुड, अगर ट्रैक पे नहीं है तो उस चीज़ को फिर से कैसे अचीव किया जाए, इस चीज़ के बारे में बताता है। देखो कुछ ऐसे टॉप 5 परफॉर्मर स्टेट्स हैं, लाइक स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, ठीक है। इसमें भी ना 6 कंट्रीज जो हैं ये G20 मेंबर्स का हैं, लाइक फ्रांस हो गया, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना, UK एंड USA। तो इतना समझना। देखो हम लोग का क्या टारगेट है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का अचीव करना, ठीक है। बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो 2022 में ही नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर चुके हैं, रीच कर गए हैं, ठीक है। लाइक भूटान हो गया, कोमोरोस हो गया, गैबन हो गया, गिनिया हो गया, मेडागास्कर, न्यू
पनामा, सूरीनाम। तो ये ऐसे पूछता है, ठीक है, तो इतना समझ सकते हो। देखो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। तो जनरेटिव एआई जो है ये किस तरह से इनेबल कर सकता है एनर्जी कंपनी को टू सेव ओवर 500 मिलियन एनुअली। तो ये बताया जा रहा है कि कितना एआई का इम्प्रूवमेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स। रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स बेसिकली ये फोकस करता है कि किस तरह से क्लीन एनर्जी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सोलर एनर्जी का बात करते हैं तो 57% इसका इन्वॉल्वमेंट है, विंड का 32% है, स्मॉल हाइड्रो पावर का है 3%, वेस्ट टू एनर्जी जो है बहुत कम है 1% है। और यहाँ पे अभी भी स्कोप है, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में किस तरह से वेस्ट निकलता है, बट इसका एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का है अभी यहाँ पे अभी 1% ही इसमें देखने को मिलता है। बायोमास कंजर्वेशन का बात करते हैं तो ये 7% देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बेसिकली होता क्या है। एनर्जी ट्रांजिशन एक सिंपल वे में समझो कि अभी जिस तरह से हम लोग फॉसिल्स फ्यूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वो ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इसी का हम लोग शिफ्ट करना है सोलर एनर्जी लाइक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो शिफ्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन अवे फ्रॉम सोर्स दैट रिलीज लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कोल हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ और कुछ ऐसे फॉसिल्स फ्यूल हो गए, तो इससे कैसे हम लोग को मूव करना है, ठीक है, इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब देख लेते हैं हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन का, जो कि रिक्वायर करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फ्रॉम द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स। तो ये जो कि बस बेसिकली इसका फोकस है कि क्लीनर एनर्जी बनाना। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेट जीरो इमिशंस है 2070 इंडिया का टारगेट रखा गया है। और ये किस तरह से हेल्प करेगा, तो ये हेल्प करेगा जॉब क्रिएशन में, अचीव क्लाइमेट टारगेट में, और एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी ऐसे इंस्टॉल लगेंगे, ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे देखने को इश्यू क्रिएट होता है कि प्रॉपर वे में एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और एनर्जी का कमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी फुलफिल होगा। जॉब क्रिएशन, उस चीज़ में जो पीपल्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, तो वो उनको जॉब क्रिएशन में ही हेल्प होगा, ठीक है। अब क्लाइमेट जो टारगेट रखा गया है कि नेट जीरो टारगेट, तो वो तो अचीव होगा ही, अल्टीमेट गोल वो है ही, ठीक है। इंडिया का स्टेटस अगर हम लोग देख लेते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, तो इंडिया अभी है फोर्थ ग्लोबली है। ग्लोबली अभी अगर बात करते हैं तो फोर्थ रैंक है इसका ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। और फोर्थ जो है फोर्थ इन विंड पावर कैपेसिटी, और फिफ्थ बात करते हैं तो सोलर पावर कैपेसिटी में। इतना समझ सकते हो ये ग्लोबली बात किया जा रहा है इंडिया का। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं तो अभी ये फिलहाल इंक्रीज़ किया है 2014 का अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो ये इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रो पावर का भी बात किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया में देखें तो इसका एम है कि किस तरह से नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक 2030 तक रीच करना है, ठीक है। तो ये टारगेट रखा गया है, ये समझ सकते हो, और ये फुलफिल करता है एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बाय 2030 इसको करना ही करना है। तो ये है कुछ चैलेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अभी किस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है, जिसके कारण एक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण ये जो भी टारगेट रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा होते नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो चैलेंजेस ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना बस समझ लो। इन्वेस्टमेंट ये कौन सी चीज़ है आप लगा सकते हो अगर आप अच्छे डीप स्टडी की हो तो। डिस्पैरिटीज़, इन्वेस्टमेंट डिस्पैरिटीज़ अभी भी बहुत जगह है जो कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, प्रॉपर फंड नहीं आ पाता है। तो इस चलते भी एनर्जी ट्रांजिशन में जो कि इसके लिए आपको क्या है कि इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए, इसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, सोलर प्लेट चाहिए, तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। देखो कुछ वे फॉरवर्ड आता है इसमें, लाइक जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट गैप है, क्योंकि ये मेन इशू है, तो इसको कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फंड प्रोवाइड करके उस गैप को फुलफिल करो, देन ये फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड एज अ। और इम्प्लीमेंट करना है रेगुलेशंस टू एडवांस डिकार्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से है, और डिकार्बनाइजेशन पॉलिसीज़ भी लाया जा सकता है। ये है डिलीवर करना है एनर्जी इक्विटी फॉर द वल्नरेबल हाउस होल्ड, क्योंकि आपको पता है, और वल्नरेबल हाउस होल्ड प्रॉपर अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएम उजाला, ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू, उजाला तो एक अलग है फॉर लाइट और ये बल्ब स्ट्रीट लाइट, तो पीएम उज्ज्वला योजना के थ्रू जो गैस प्रोवाइड किया गया है। तो अगर बात करते हैं रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, ठीक है, क्योंकि उनका इतना इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है ताकि वो हर चीज़ पे फोकस करें। तो उनके लिए एक थोड़ा सा इशू है, तो किस तरह से ये भी इस पे फोकस करना है और उस कॉस्ट को एक मिनिमल लेकर के आना है, और कुछ ऐसे मैकेनिज्म लाना होगा जिससे कि एक लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शन हैं जो अपना अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, तो उनको एक होना चाहिए मैकेनिज्म, ठीक है। देखो R&D का एक तो स्कोप हमेशा से हर फील्ड में रहता ही है, और नए टेक्नोलॉजी को लाना, लाइक एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी को लाना, ऑफशोर विंड को एक अच्छे वे में करना, क्योंकि ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड होता है। ऑनशोर विंड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो
कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। ऑफ शोर विंड अभी भी इसका कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। ग्रीन अमोनिया बेस्ड हाइड्रोजन को भी एक अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो इतना समझ सकते हो। देखो कुछ ऐसे हैं इनिशिएटिव्स की एनर्जी ट्रांजिशन में फैसिलिटेट कर रहे हैं। लाइक अगर ग्लोबल में भी बात करते हैं, इंडिया में भी तो अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। इंडिया का देख लेते हैं हम लोग, तो नेशनल सोलर मिशन है, ये 2010 में लाया गया था, ठीक है। इसका बेसिकली देखो एम का है ना, एम हर जो भी ऐसे फील्ड आता है, अगर इन्वायरमेंट सेक्शन में बात करते हैं तो उसका मोस्ट ऑफ द एम रहता है कि किस तरह से ये 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एक तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, CO2 को कम करना है, ठीक है, और जो भी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको बेनिफिट करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, इसका एम ही रहता है, पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही रहता है कि इस्टेब्लिश करना है इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर, और सोलर एनर्जी, हाँ, जैसे सोलर एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करना है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को क्रिएट करना है जो कि प्रमोट करेगा एडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशंस ये 2013 में लाया गया था। इसका भी एम वही कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और हाइड्रो व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना है। अब है एक कॉरिडोर है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसमें कि ये सपोर्ट किया जा रहा है द वर्ल्ड बैंक, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है बेसिकली कि नेशन वाइड इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन नेटवर्क को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, जिससे कि ये बेसिकली फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, जो भी ऐसे अभी फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए ही किया जा रहा है। नेशनल बायोफुल पॉलिसी जो है ये 2018 में लाया गया था। इसका भी एम वही है कि किस तरह से बायोफुल को प्रमोट करना है, ठीक है, और जिसमें कि इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, और कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट्स लाना है फॉसिल फ्यूल के लिए जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हेल्प कर सके। तो इतना सारा यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, ओके। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, RPO जो एक है, ठीक है, ये भी समझ सकते हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी रिसेंट का है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया को किस तरह से ग्लोबल हब प्रोडक्ट बनाना है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन यूसेज में, और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को एक्सपोर्ट करने में, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी इधर चाहो तो देख लो, बट उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में लाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज इसमें आते हैं। तो बस इतना है। अब देख लेते हैं हमारे लिए नेक्स्ट है मैंग्रोव कंजर्वेशन। आपको पता है मैंग्रोव कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हमेशा से रहता है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पूछा भी जाता है कि मैंग्रोव किधर ज़्यादा है, तो कंपेयर किया जाता है सुंदरबन वाले रीजन में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले में। तो बांग्लादेश में ना अभी भी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया, ठीक है, तो मैंग्रोव का जो परसेंटेज है, और मैंग्रोव भी पार्टिकुलर इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में भी पूछा जाता है कि किस जगह पे ज़्यादा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइक गल्फ ऑफ मन्नार में है, या फिर लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में, तो ये भी थोड़ा सा आगे हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। देखो रिसेंटली क्या है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का देखते हैं, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से 50% इकोसिस्टम ये एग्जामिन किया जा रहा है कि वो अभी वल्नरेबल सिचुएशन में है, इंडेंजर्ड सिचुएशन में है, और साथ ही साथ क्रिटिकल इंडेंजर्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये IUCN रेड लिस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम के अंदर देखा गया है, पाया गया है, जो डेटा आया है। IUCN रेड लिस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम को बात करते हैं तो ये एक्सेस करता है ऐसे 36 रीजन, जिसमें कि 44 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के अंदर में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इसको हेल्ड करता है, देखता है। इसमें देख लेते हैं कि ये बेसिकली ये हेडलाइन इंडिकेटर है फॉर द कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि आता है CBD के अंदर, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है ऑफ साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, तो ये और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक वाली रीजन, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये बेसिकली जो अभी अलायंस आया है, और ये इसमें कुछ फाइंडिंग हुआ है कि किस तरह से नियरली 20% अभी एसेस्ड मैंग्रोव हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिसको कि इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में भी फाइंड किया गया है, जो कि इन द फ्यूचर एक्सटेंट होने पे भी आ जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स भी कर जाएंगे। तो देखो इसका क्लाइमेट अगर ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ये थ्रेटन है, तो ये क्लाइमेट पे भी इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और नियरली 33% मैंग्रोव सिस्टम जो है ये अभी थ्रेटेंड पोजीशन में है, जो क्लाइमेट चेंजेस के कारण हो रहे हैं। तो ये समझ लो, कुछ कुछ होता है जो कि मैनमेड भी होता है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण भी होता है, बट क्लाइमेट चेंजेस के कारण 33% जो है ये मैंग्रोव सिस्टम जो है ये थ्रेटेन सिचुएशन में है। देखो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कैसे, ठीक है। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ओवर एरिया 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक है, और बेसिकली देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, साथ ही साथ वार्म टेम्परेट कोस्ट में।
तो 50% ऑफ द वर्ल्ड कोस्ट लाइन में भी इसका कवरिंग देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ। देखो यहाँ पे है कुछ हमारे लिए डू यू नो में कि किस तरह से 20%, एक सेकेंड वेट, ओके, तो 20% जो है अभी वर्ल्ड मैंग्रोव पॉपुलेशन, ठीक है, ये 1980 से ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये लॉस्ट हो गए हैं ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से है डू यू नो में। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे, हाँ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात करते हैं, तो मैंग्रोव से इकोसिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है तेज़ी से, उसको कम करने में किस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 11 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है ये सिक्वेंस करता है, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, जो स्टोर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके कंपेरिजन में। तो इतना समझ सकते हो। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोस्टल कैलेमिटीज़, लाइक आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया, सॉरी, ठीक है, तो ये जो कोस्टल रीजन रहता है तो यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है मैंग्रोव, ठीक है। और मैंग्रोव जो रहता है ये टेरेस्ट्रियल रीजन हो गया मोस्टली, और ये कोस्टल रीजन। तो किस तरह से ये लोगों को, इधर वाले लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कोस्टल वाले रीजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसमें कैलेमिटीज़ के टाइम पे ये अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेल्दी मैंग्रोव जो है ये कॉम्बैट करता है सी लेवल राइज को, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है इनलेट प्रोटेक्शन को फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो वही मैंने बताया रहा। अब देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का बात करते हैं, तो मैंग्रोव सपोर्ट करता है ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल को भी, बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि उनके लिए हैबिटेट और घर बन जाता है, ठीक है। तो 1500 स्पेसीज ऑफ फाउना का अगर बात करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं मैंग्रोव पे फॉर दियर सर्वाइवल, और 15% जो है, ठीक है, ये थ्रेटेंड है ऐसे एक्सटेंशन के सिचुएशन पे हैं। थ्रेट क्या क्या है मैंग्रोव इकोसिस्टम को, ठीक है, तो ये है बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट के लिए इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, लाइक डिफोरेस्टेशन किया जाता है, काट दिया जाता है एक वास्ट लेवल पे, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं डैम कंस्ट्रक्शन में, अर्बन डेवलपमेंट में, तो किस तरह से ये जो है ये फ्रेश वाटर सेडिमेंटेशन, क्योंकि आपको पता है कि मैंग्रोव थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर में रहता है ना, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है थोड़ा सा। पोल्यूशन का अगर बात करते हैं तो कंटामिनेशन जो भी ऐसे फैक्ट्रीज के सीवेज होते हैं, रन ऑफ होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं, वो आते हैं और वो पोल्यूशन और कंटामिनेट करते हैं इस रीजन को, ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ वो मैरीन जो भी एनिमल रहते हैं उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब अनसस्टेनेबल फिशिंग भी एक रीज़न हो जाता है। देखो यहाँ पे अनसस्टेनेबल फिशिंग के पर्पस के लिए यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि किस तरह से वो फिशरी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जैसे श्रिम्प फार्मिंग करते हैं जो कि इम्पैक्ट करता है रिजिलियंस ऑफ मैंग्रोव को। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको काटेंगे फिर वहाँ पे उसको पकड़ेंगे, तो ये सारा चीज़ होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का बात करते हैं 2023 का, तो ये सर्वे किया है ऑन दी, बेसिकली ये सर्वे किया गया है इस पे, ठीक है, ISFR बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से इंक्रीज देखने को मिला है मैंग्रोव में। अब अभी मैंने देखा था, अभी बताया था आप लोग कि किस तरह से बांग्लादेश के कंपेरिजन में अभी कम है, ठीक है, इंडिया में, तो अभी भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है 17 स्क्वायर किलोमीटर में 0.3% से 3-4% से, ठीक है। अब मिस्टी, ये इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीलिम्स से पूछता है मिस्टी किससे रिलेटेड है, तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये मैंग्रोव से ही रिलेटेड है। और इसमें ये बेसिकली एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री MOEFCC के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका एम है किस तरह से मैंग्रोव कवर को इंक्रीज़ कराना है, और ये फोकस कर रहा है कोस्ट लाइन और साल्ट स्पेन लैंड में, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लोकल कम्युनिटी, ये ऐसा पूछता है जो मिस्टी है ये क्या इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, तो हाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोकल कम्युनिटीज़ को, और ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए बेसिकली हेल्प करता है। ये कंडक्टिंग अवेयरनेस कंडक्ट करता है टू कैंपेन, और जो भी ऐसे लोग होते हैं लोकल पीपल उनको एडुकेट करने में, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस कितना है मैंग्रोव का हमारे लाइफ के लिए, हमारे किस तरह से क्लाइमेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। देखो एक सेम इनिशिएटिव है, ठीक है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि एक्वाकल्चर वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो तो करेंगे ही अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए भी एक सस्टेनेबल वे में होना चाहिए, तो उसके लिए जो है एक्वा कल्चर फार्म बिल्ड करना है फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वा कल्चर सिस्टम, ठीक है, लाया जा रहा है। एक है मैजिकल मैंग्रोव, ठीक है, कैंपेन, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है, ठीक है,
हैज़ इंजॉइंड सिटीजन्स इन 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो ये बेसिकली जो है ये पीपल और लोकल पीपल बेस्ड इनिशिएटिव्स है, उनको साथ लेकर के पीपल लेड वी कैन से कि पीपल लेड इनिशिएटिव्स है, तो ये चीज़ किया जा रहा है। बस ठीक है, आगे देख लो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। ठीक है, ये मैंग्रोव ब्रेक थ्रू क्या है, ये लॉन्च किया गया है एट UNFCCC COP27 में, और ये COP27 हुआ था इजिप्ट शर्म एल शेख में। ठीक है, और ये किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैम्पियंस। ठीक है, साथ ही साथ ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोगों ने देखा, और ये इसका एम क्या है, ठीक है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जो है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू को लेकर के, तो ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द ऑल स्टेक होल्डर टू वर्क टुगेदर टुवर्ड टारगेट ऑफ सिक्योरिंग द फ्यूचर्स ओवर 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव ग्लोबली। ठीक है, तो 15 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली किस तरह से फैले हुए हैं, उस चीज़ को कैसे एक सिक्योर और फ्यूचर प्रोवाइड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें लेकर के चला जा रहा है, और इसका एम है 2030 तक। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है वो $4 बिलियन है, जो कि सस्टेनेबल फाइनेंस किया जा रहा है। कलेक्टिव एक्शंस का अगर हम लोग बात करते हैं, किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, तो मैंग्रोव लॉस को किस तरह से फुलफिल किया जाना, भरना है। ठीक है, साथ ही साथ रिस्टोर करना हाफ ऑफ द रिसेंट लॉसेस जो अभी हो चुके हैं, उसको भी रिस्टोर करना है, डबल करना है प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली, साथ ही साथ इंश्योर करना है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ से समझ सकते हैं। बस यही है वे फॉरवर्ड में, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम लोग देखते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग, हाँ देखो ये चीज़ मैं बात कर रहा था, तो अभी देख लो जैसे किस तरह से किधर किधर फैले हुए हैं। अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है, लक्षद्वीप में, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो देखो किस तरह से लार्जली अफेक्ट हुआ है लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पागवे, अंडमान निकोबार, ऑलमोस्ट सारा का सारा ये अफेक्ट देखने को मिल रहा है कोरल ब्लीचिंग के कारण। तो ये यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्या है आया है न्यूज़ में। ठीक है, तो ब्लीचिंग के बारे में ऐसा कुछ नहीं, ये बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लस में अगर इसका बात करते हैं तो ये स्टैटिक पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं, प्लस में एनवायरनमेंट में तो पढ़ना ही है। लक्षद्वीप आइलैंड का बात करते हैं, तो ये कोरल एटॉल्स बनाता है। आपको पता है एटॉल्स बेसिकली कि चारों तरफ ऐसे देखने को मिलता है और इसके बीच में वाटर रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ से समझ सकते हो, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये है यहाँ पे ब्लीचिंग जो है ये एक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज में देखने को मिलता है, लाइक एक्रोपोरा। ठीक है, एक्रोपोरा म्यूरिकटा, ठीक है, पोरिटस सिलिंड्रिका। ठीक है, तो ये जो है ये कावारती आइलैंड जो हम लोग को देखने को मिलता है लक्षद्वीप में, वहाँ पे ये है फैला हुआ। तो ये सारा चीज़ यहाँ से ये है। गल्फ ऑफ मन्नार, आपको पता है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो कितना बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर और क्लाइमेट चेंजेस के कारण इनको थ्रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये डिटोरिएट हो रहे हैं अपने आप में। कुछ ऐसे लाइव कोरल कवर हैं गल्फ ऑफ मन्नार में जो कि डिक्रीज हुए हैं बाय द फ्रॉम 37 टू, देखो 37 पहले थे और अभी हो गए 27.3%। ठीक है, ये 21 का डेटा है। पाक बे का बात करते हैं तो एवरेज कोरल कवर जो है ये पाक बे में ये 30.8% है इन 2007 था। ठीक है, बट अभी कम हो गया है, 18.7% पे आ गया है 2019 के अकॉर्डिंग। गोवा का बात करते हैं तो कोरल ब्लीच जो है ये स्टार्ट हो गया है, और ये देखने को मिलता है गोनियोपोरा स्पीसीज में। ठीक है, कोरल, देखो कोरल का अगर हम बात करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और ये इसका इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग तो हमेशा देखते ही रहते हैं ना कि स्टोन मैरिन स्पीसीज ये है, और इसमें पॉलिप्स और साथ ही साथ जो जेंथेलिया देखने को मिलता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस एल्गी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अपने सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। इसको टेम्परेचर रिक्वायर है 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं इससे अगर ज़्यादा देखने को मिलता है तो कोरल ब्लीचिंग का कारण हो जाता है। इसमें अगर बात करते हैं सलाइन वाटर जो है इसका रेंज का है 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो ये चीज़ समझ सकते हो। साथ ही साथ इसका वाइटल हैबिटेट का अगर बात करते हैं तो ये कोरल्स ऑफर करता है सस्टेनेंस। बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं, उसका एक घर होता है। ठीक है, कोरल्स, और कोरल्स को ना रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं, तो ये समझ सकते हो। कोरल ब्लीचिंग जो है आपको पता है ये मेंस में इम्पोर्टेंट तो है ही, और ये ऐसे स्टैटिक्स पार्ट है हमेशा से हम लोग पढ़ते आते हैं। कोरल ब्लीचिंग का कुछ फैक्टर होता है और कुछ कलर चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हेल्दी कोरल का बात करते हैं तो ये देखो इस टाइप का कलर होता है, और ये कोरल जो होता है
कोरल्स और एल्गी ये डिपेंड करते हैं ईच अदर टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। स्ट्रेस करता है कोरल्स, जो स्ट्रेस कोरल का अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है ये जब इसका ये कोरल्स का अगर है ये लाइफ जब ये डिस्ट्रॉय देखने को मिलता है किस तरह से यूट्रोफिकेशंस के कारण, तो इसका कलर भी चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इस बीच में होता है कि एल्गी जो रहता है ये यहाँ से चला जाता है, ठीक है, तो ये समझ सकते हो। ब्लीच्ड कोरल का बात करते हैं तो कोरल जो होता है ये वल्नरेबल हो जाते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, तो ये इसका कलर जो होता है ये वाइट हो जाता है टोटली। और मोस्टली अगर बात करते हैं तो जब ये वाइट हो जाता है उसके बाद इसको रिकवर कर पाना थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ताकि फिर इस सिचुएशन में आ जाए इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग का तो यही ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया। तो ये सी सरफेस टेम्परेचर जो है जब इंक्रीज हो जाता है, जो एक बताया गया है 29% के अराउंड, ठीक है, 24 to 29, तो इस बीच अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये कोरल ब्लीचिंग का कारण बन जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर इसका बात करते हैं तो इसका पिगमेंट इट मीन्स कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है। 90% ऑफ द कोरल्स न्यूट्रिशनल नीड जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से जो कि अपना उनका घर रहता है, वो होस्ट रहता है और वो रिप्रेजेंट करते हैं वाइटनिंग ऑफ द कोरल्स, जो कि कोरल ब्लीचिंग का कारण हो जाता है। तो जब टोटल इसका कलर चेंजेज हो जाएगा वहाँ से एल्गी चले जाएंगे, तो ये रीज़न हो जाता है कोरल ब्लीचिंग का, ठीक है। ग्लोबल मास कोरल्स ब्लीचिंग का अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट जो है ये फाइंड किया गया था 1998 में, 2010 में और 1470 में देखने को मिला था। और ये बेसिकली इन्होंने पता किया था बाय द यूनाइटेड नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अभी प्रेजेंटली अगर 23 का बात करते हैं 24 का, तो ये 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट के नाम से जाना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्राइमरी रीज़न है कोरल ब्लीचिंग का क्या क्या है, तो टेम्परेचर जो सरफेस सी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे अभी ग्रीन हाउस गैस जो राइज कर रहा है तो सी मेल्ट जो भी ऐसे सी का जो लेवल है वो राइज कर रहा है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका हो जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो मीन सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज किया है, ठीक है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये कवर कब तक करेगा, ठीक है। और ये जो है बेसिकली यही रीज़न है कि अभी यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा सी टेम्परेचर राइज किया है, टेम्परेचर हाई हुआ है, और ये रीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है। मैरिन हीट वेव जो है ये भी इसका मेन फैक्टर है। जो करेंट हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी में देखते हैं विंड करेंट, वार्म, कोल्ड करेंट, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, वो डिपेंड करता है। अभी सर्वे में पाया गया कि 85% ऑफ द कोरल जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार में, और अगर हम लोग तमिलनाडु के नज़दीक का कोस्ट का बात करते हैं तो ये ब्लीच हुए हैं, ठीक है, और वो कारण है हीट वेव का 2020 में जो देखने को मिला। अल नीनो आपको पता है कि ये रीज़न हो जाता है ड्राउट का, ठीक है, जिसमें कि मैक्सिमम मीन टेम्परेचर जो होता है वो राइज कर जाता है, और ये जो होता है ये स्ट्रेस कॉज करते हैं ऑन कोरल, और ये फाइनली ब्लीचिंग का कारण बन जाता है। शिफ्ट कर रहा है ओशियन करंट, अभी जिसका हम लोग बात कर रहे हैं कोल्ड वाटर हॉट वाटर करंट, ठीक है, कोल्ड ओशियनिक करंट, हॉट ओशियनिक करंट, ये सारा चीज़ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओशियन एसिडिफिकेशन ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ओके। अदर रीजन्स का बात कर लेते हैं तो बायोलॉजिकल इन्वेजन देख लेते हैं, जैसे इन्वेसिव स्पीसीज जैसे लाइक सीवीड हो गया, ठीक है, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं ब्लीच्ड कोरल को, ठीक है, और जब ब्लीच्ड कोरल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उसको फर्दर फिर से उस पोजीशन पे लाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी रिकवरी जो होता है ब्लीचिंग इवेंट को वो इशू हो जाता है। इतना है बस, इसमें तो और कुछ नहीं था। देखो जेनोबायोटिक जो है जूजेनथेलिया जो रहता है, जिस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं वो लॉस करते हैं, ठीक है, जब ये एक्सपोजर होता है कोरल्स का, तो इस कारण से। और इसका भी पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, लाइक एक केमिकल कंटामिनेंट्स जो है ये मेन रीज़न है, जैसे कॉपर हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। देखो ठीक है, इतना था। अब इनिशिएटिव्स कुछ हैं इंडिया में, लाइक कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 ने इशू किया है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है, कि ओवरऑल प्रोटेक्शन कोरल रीफ्स को इंडिया में कैसे इंश्योर करना है। और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट ने लाया था, तो इनका मेन वही पर्पज़ था कि कोरल को प्रोवाइड एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जो भी ऐसे ब्लीचिंग का एजेंट है उसको कम करना है। देखो अब है नेक्स्ट IAF, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट। तो ये क्या है,
अभी रिसेंटली 19th सेशन जो है UNFF का, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये आया और ये आया अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। तो ये कुछ ऐसे डेटा लाए, कुछ ऐसे कंक्लूड किए हैं कि किस तरह से अडप्ट करना है अडप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विद द फोकस ऑफ पीपल, साइंस, टेक्नोलॉजी। एक बेसिकली कौन जितने भी ऐसे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसको साथ लेकर के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एडॉप्शन लिया गया है। इसमें UNFF 19 ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, किस पे फोकस किया जा रहा है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड अभी भी ऑफ ट्रैक है, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल को अचीव करने में, क्योंकि एक टारगेट रखा जाता है और ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि इससे पूरा हो जाए, बट लग नहीं रहा है और अभी भी ऑफ ट्रैक पे है, ठीक है। मेंबर का अगर बात करते हैं तो UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है फॉर द एक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, लेवल टू प्रोटेक्ट और साथ ही साथ सस्टेनेबली मैनेज करना ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ऑल टाइप ऑफ है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल का देख लेते हैं एक, तो इसमें जो है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल 1, ये रिजर्व फॉरेस्ट कवर। देखो इसमें गोल बस वही है कि किस तरह से, ये मैटर नहीं करता है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। इसमें इंप्रूव करना है फॉरेस्ट बेनिफिट लिवलीहुड को, प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट और यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट को, मोबिलाइज रिसोर्स को, बस यही है। अब देख लो, ये नीड टू फोकस ऑन द फॉरेस्ट बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। देखो जैसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस एक याद आ रहा है कि किस तरह से एक लाया गया था जब डिजीज़ फैल रहा था, जूनोटिक डिजीज़, तो एक इनिशिएटिव से लाया गया था WHO को, ठीक है। तो इसमें WHO के थ्रू जो लाया गया था इनिशिएटिव्स, इसमें हेल्थ पे फोकस किया गया है और बेसिकली प्लांट का हेल्थ पे, एनिमल का हेल्थ पे और जो लोग हैं, ठीक है, पीपल हैं, उनके हेल्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से अगर तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं तो फाइनली जो जूनोटिक डिजीज़ हैं और भी एक दूसरे को कोऑपरेशन मिलेगा प्रोटेक्ट करने में। तो ये ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस देखने को मिलता है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन, तीनों को एक साथ पे टैकल किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट अंडर UNFF, ठीक है, ये 2017-30 के अकॉर्डिंग। तो द एग्रीमेंट ऑन द फर्स्ट एवर UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट वाज, ये फोर्स किया गया एज ए स्पेशल सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये हेल्ड किया गया था 2017 में। ये प्रोवाइड करता है एम्बिशियस विजन्स फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट इन 2030। देखो इसको कुछ ऐसे फीचर्स हैं, 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा उसको, उसके इसमें इंक्लूड किया गया है और 26 एसोसिएटेड टारगेट है जो कि रीच करना है बाय 2030, ठीक है। जैसे विच आर वॉलंटरी और यूनिवर्सल। देखो इसमें ना ऐसा भी कोई नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, इसमें हर किसी को, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये इंक्लूड करता है टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया बाई 3% वर्ल्ड वाइड बाई 2030, ठीक है, 3% से बढ़ाना है 2030 तक। ये यूज कर सकते हो मेंस में। और ये कोई भी ऐसे सिग्निफाई करेगा एन इंक्रीज ऑफ 120 मिलियन से हेक्टेयर को, ठीक है, तो ये समझ सकते हो, जो कि ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के साइज़ के दुगना है। इट बिल्ड ऑन द विजन ऑफ द 2030 एजेंडा, ठीक है, 2030 एजेंडा पे बिल्ड किया गया है और जो कि रिकॉग्नाइज करता है रियल चेंज को, ठीक है, जो कि रिक्वायर है डिसिसिव कलेक्टिव एक्शंस और विद इन एंड बियॉन्ड द UN सिस्टम्स, तभी जा करके इस एजेंडा को फुलफिल किया जा सकेगा। देखो IAF के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। तो ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, जो कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फॉरेस्ट के सक्सेसर के तौर पे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें है इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये जो दोनों हैं इसका सक्सेसिव की दोनों को कैसे कोऑपरेट करके चलना है, तो IAF लाया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें स्ट्रेंथन करना है लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को एट द एंड, ठीक है। और ये मोस्टली टारगेट रखा गया 2030 ना। देखो इसमें बेसिकली वही है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, इवन फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है पार्टिकुलर वे में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। देखो कुछ 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द UN इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल काउंसिल। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये कैसे किस पे बिल्ड है। तो UNFF जो है इस्टेब्लिश किया गया जो फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोसोक, ठीक है। इसका एम है प्रमोट करना है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो कि ऑल टाइप पे फोकस किया गया, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है, और कंटिन्यू पॉलिसी डेवलपमेंट और एंड डायलॉग एमोंग गवर्नमेंट।
तो इतना समझ सकते हो। देखो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट का बात करते हैं तो इस ये जो है ये इनोवेटिव है। वॉलेंट्री इंटरजेंसी पार्टनरशिप इसमें है और ये बेसिकली लाया गया था 2001 में, जिसमें कि ये इन्हांस करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ये 2030 एजेंडा को फुलफिल किस तरह से किया जाना है शॉर्ट टाइम में। देखो हीट वेव का बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कितना तेज़ी से हीट वेव, और हीट वेव इस वजह से इस न्यूज़ में है क्योंकि ये मई का है, और मई आपको पता है कि ये समर का टाइम का होता है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहता है। देखो हीट वेव का ये पूछा जा सकता है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है हीट वेव का, तो एंटी साइक्लोन जस्ट ऑपोजिट है। जितने भी मानसून आता है उसके जो भी उल्टा हुआ है, ठीक है, वो सारा ये रीजन में देखने को मिलता है। ऐसे एंटी साइक्लोन और भी कंडीशन में होता है बट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन होता है इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर्स अपर एटमोसफेयर में देखने को मिलता है। क्लाउडलेस स्काई होता है तो हीट वेव का रीज़न होता है। और हॉट ड्राई एयर जो होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में प्रिविलेंस है तो हीट वेव का होता है। रिसेंटली मतलब उस टाइम की न्यूज़ में देखा गया कि 37 ऐसे सिटीज़ हैं नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में जो कि जहाँ के टेम्परेचर अगर बात करें तो 45 डिग्री से सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया है, और पीपल जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है ये रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है। हीट वेव का बात कर लें तो हीट वेव जो है ये पीरियड ऑफ यूजुअली हाई टेम्परेचर है जो कि कंपेयर किया जाता है नॉर्मल एक्सपेक्टेड जिस रीजन में होता है, क्योंकि रीजन टू रीजन वेरी करता है टेम्परेचर, बट उससे कहीं ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को इस हाई हीट टेम्परेचर और हीट वेव में इंक्लूड किया जाता है। कुछ ऐसे एक टारगेट रखे जाते हैं, एक डेटा है जिसमें कि अगर उससे एग्जिट करेगा तो वो इस चीज़ का कंडीशन फुलफिल कर लेगा। देयर फॉर द टेम्परेचर एट विच हीट वेव आर डिक्लेयर डिफर फ्रॉम दी प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ऑब्वियस ये बात है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे आईएमडी ने क्या क्राइटेरिया रखा है हीट वेव को लेकर के। तो हीट वेव सिनेरियो जो है 40 डिग्री सेल्सियस है ये प्लेन रीजन में, और 30 डिग्री सेल्सियस है ये हिल्स रीजन में। तो बस इसी को एलोबरेट फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है। देखो कब ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा कि ये हीट वेव रीजन है, ठीक है। तो इसके डिक्लेरेशन के लिए एट और एबव अगर 45 डिग्री सेल्सियस है ये सारे लोकेशन में वैलिड है, ठीक है, तो ये उसको हीट वेव रीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ एट और बेलो अगर 40 डिग्री सेल्सियस है फॉर कोस्टल लोकेशन तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं मैरिन हीट वेव फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे है, क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये सारा चीज़ आप कंडीशन देखोगे, ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं मैरिन हीट वेव कंडीशन में तो यहाँ पे जो होता है सोलर हीटिंग होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। साथ ही साथ लो क्लाउड कवर देखने को मिलता है, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, और जो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं आपको पता है कि एक शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और एक लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सोलर से अर्थ तक आते हैं टेरेस्ट्रियल तक, और जो टेरेस्ट्रियल से ऊपर जाते हैं सोलर तक वो होता है एटमॉस्फेयर में, वो होता है लॉन्ग वेव, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हाई हो जाता है। विंड जो होते हैं वे वीक हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दें कि एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है एडवेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन एडवेक्शन। तो कन्वेक्शन में हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है हीट का जो ऐसे एयर रहता है मूव करता है, एडवेक्शन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल इस कारण से जो लू वाला सिचुएशन अगर पूछता है लू का, तो लू का सिचुएशन ये एडवेक्शन में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, बस इतना था। एक है यहाँ पे आईएमडी ने ये जो डिक्लेयर किया है उसी को यहाँ पे डिटेल बताया गया है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे अगर 5 दिन लगातार ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है उस रीजन में तो उस चीज़ को हम लोग ये कर देते हैं, हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। बस इतना ही था। वार्म नाइट का बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर है 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस, और वेरी वार्म नाइट का बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर है ग्रेटर देन 6। तो समझ लो वेरी अगर वार्म नाइट है तो 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का बात करते हैं तो ये भी है, ये तो कॉमन सा चीज़ है कि जब नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम या ज़्यादा होगा तो वो चीज़ इस सिचुएशन में देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ हीट वेव, तो ये अलग अलग इफेक्ट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ह्यूमन पे, एनिमल पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी, सोसाइटी पे ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ से बस इतना था। देखो इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए हैं कि किस कैसे हीट वेव को कम किया जाएगा, मिटिगेट किया जाएगा, और ये बेसिकली ना डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट से जो हम लोग GS3 में देखते हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको समझ सकते हो। नेशनल गाइडलाइन है कुछ हीट वेव मैनेजमेंट को लेकर के, तो ये डेवलप किया गया है बाई NDA में, जो गाइड करता है स्टेट को और अदर स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, ये हीट वेव मैनेजमेंट में। तो कैसे एक्शन लिया जाएगा IMD के थ्रू, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये सारा जरूरी है इसमें। देखो कुछ कलर कोड होते हैं, तो कलर कोड तो पता ही है, ग्रीन जो होता है ये नॉर्मल डे के लिए होता है, येलो जो होता है हीट अलर्ट के लिए होता है,
और साथ ही साथ ऑरेंज जो है ये सीवियर अलर्ट हो जाता है, रेड जो होता है एक्सट्रीम सिचुएशन पे हो जाता है। देखो ये पूछा जा सकता है। हीट वेव कंडीशन एट आइसोलेटेड पॉकेट्स ये परसिस्ट करता है फॉर द 2 days, और सीवियर हीट वेव कंडीशंस परसिस्ट फॉर 2 days, और साथ ही साथ हीट वेव परसिस्ट फॉर 4 days और मोर। तो ये यहाँ से देखने को मिलता है। सीवियर हीट वेव परसिस्ट फॉर मोर देन 2 days, ये देखने को मिलता है रेड में। ये हीट एक्शन प्लान ये स्टार्ट किया गया बाय IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसमें जो होता है ये कोलेबरेट करता है विद द NDMA, और साथ ही साथ लोकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रहते हैं उनके साथ। ये है बेसिकली अराउंड 23 स्टेट्स में ही हैं जो कि हीट वेव प्रोन एरियाज़ में आते हैं। और ये देखो रिशेड्यूलिंग, जो रिशेड्यूलिंग वर्किंग आवर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये डिपेंड करेगा किस रीजन में ज़्यादा हिट है, तो जो वर्किंग पीपल होते हैं वो भी अच्छे से वर्क नहीं और इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ शेड्यूल प्रिपेयर करना है। देखो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया एक बहुत बड़ा इशू है, वो फायर हो गया, फ्लड हो गया, और ड्रॉट का भी सिचुएशन हो गया। तो अभी अभी फ्लड का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ ऐसे हमेशा से न्यूज़ में रहे हैं, लाइक राजकोट का जो गुजरात का इंसिडेंट गेमिंग जोन में देखने को मिला था, फायर क्रैकर फैक्ट्री हारदा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। ये सारा का सारा जो होता है किस तरह से, जो एक नॉर्म्स होते हैं, एक रेगुलेशंस होते हैं, उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसको फॉलो नहीं होता है, तो ऐसे इंसिडेंट देखने को जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये म्यूनिसिपालिटीज़ और जो भी ऐसे मोर देन वी कैन से कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटीज़ है, वहाँ पे ये इंसिडेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि अप्रोक्स 7435 पीपल्स जो हैं ये किल किए गए हैं इन ओवर 7500 फायर इंसिडेंट। समझ सकते हो जितने लोग नहीं डेथ किए, इतने तो फायर इंसिडेंट हो गए, समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड। अप्रोक्स 800 फैक्ट्री फायर्स जो है ये रिकॉर्ड किए गए लास्ट 2 ईयर्स दिल्ली में, केवल दिल्ली और दिल्ली में। और दिल्ली में अभी आपको पता है कि किस तरह से UPSC एस्पिरेंट के साथ इंसिडेंट देखने को मिला। की रीजंस हैं कुछ ऐसे फायर का जिसमें कि वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है, और ह्यूमन नेग्लिजेंस एक फेवर है। जैसे ह्यूमन नेग्लिजेंस में ऐसे 2 फैक्टर आते हैं, एक तो जो उसमें खुद इन्वॉल्व हैं पीपल, ठीक है, जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, प्लस में वो जो है देखते हैं कि ये इशू है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, बट फिर भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी ह्यूमन नेग्लिजेंस का है। इलेक्ट्रिकल फंक्शंस हो जाता है और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो ये मेन फोकस है। एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस है कुछ इंडिया में, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बात करते हैं तो फायर वैसे स्टेट सब्जेक्ट में है, ठीक है, और ये इंक्लूड किया गया है 12th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करता है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़ का। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है फायर प्रिवेंशन को लेकर के और फॉर इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी मेजर्स थ्रू द स्टेट्स। तो ये बाय लॉ के थ्रू कैसे एक स्टैंडर्ड है उस नॉर्म्स को फुलफिल करना है, तो ये चीज़ चेकअप स्टेट के अंदर में आता है। नेशनल बिल्डिंग कोड एक है जो कि पब्लिश किया जाता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये 1970 में लाया गया था और अपडेट किया गया है 2016 में। मेन यही इशू है ना, अभी जिस तरह से चेंजिंग देखने को मिलता है ये अपडेट होते रहना चाहिए, बट ये अभी तक नहीं हो पाया अपडेट, तो ये भी एक बड़ा इशू यहाँ पे है। एक है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ये गाइड करता है स्टेट्स और यूटीज़ को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, ठीक है, और बाय बिल्डिंग जो लॉ है उस चीज़ को कैसे उसके नॉर्म्स को फुलफिल करना है, और उसी के अंदर में अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी ऐसे हाउसिंग है उसको क्रिएट करना है। स्कीम्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट्स, ये लॉन्च किया गया है सेंटर्स के द्वारा बाय इन 2023 फॉर द स्ट्रेंथिंग द फायर सर्विस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पीरियड है अप टू 25 to 26। चैलेंजेस हैं कुछ फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करने में, लाइक एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल सेफ्टी आइसोलेशन अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है, और कुछ ऐसे मेजर्स स्टेट हैं लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो इनका भी अभी भी अपना लॉ नहीं है फायर सेफ्टी को लेकर के। समझ सकते हो कितना ये जो मतलब वी कैन से कि अकाउंटेबल भी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स अभी भी है जो कि अपडेट नहीं किए हैं, जो भी उनका पहले का रूल्स रेगुलेशंस है उसको अभी भी अपडेट नहीं किए हैं, ये भी एक मेजर इशू देखने को मिलता है। और प्रॉपर फायर एंड लाइट सेफ्टी का ऑडिट नहीं होता, और ऑडिट भी होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से मतलब क्या ही कहना है इस चीज़ को लेकर के, यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। ऑडिट में भी प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है और उस चीज़ को पास आउट कर दिया जाता है।
ठीक है, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, लाइक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एक मेजर इशू है जो क्रिएट करता है रिस्क ऑफ कैजुअलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट्स करता है इवैक्यूएशन ड्यूरिंग फायर इंसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया हैं तो वहाँ से निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं 1997 उपहार सिनेमा जो फायर इंसिडेंट दिल्ली में देखने को मिला था, वो एक मेजर एग्जाम्पल है। रीज़न क्या है इस मेजर फायर इंसिडेंट इंडिया में? तो ये मेजर फायर इंसिडेंट है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल में देखने को मिला था, आमरी हॉस्पिटल्स कोलकाता में देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या क्या है जो ऐसे नॉन कंप्लियंस हैं, ठीक है, जो फायर सेफ्टी को फुलफिल नहीं करते हैं और उसके प्रोटोकॉल्स को, लाइक नैरो स्टेयर्स केस, लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और स्प्रिंकल सिस्टम्स भी का कमी देखने को मिलता है, हाई फ्लेमेबल मटेरियल्स भी नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव फायर अलार्म्स देखने को मिलता है, स्प्रिंकलर्स का भी कमी है, तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। अब देख लो एनडीएमए का गाइडलाइन कि किस तरह से क्या क्या फायर सेफ्टी के लिए है, ये वैसे भी डिजास्टर्स मैनेजमेंट में आता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। इनएक्टमेंट ऑफ फायर एक्ट, ठीक है, इस ये लाना है, बनाना चाहिए। प्रिपेयर करना चाहिए कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द रिवैम्पिंग ऑफ फायर सर्विस, ठीक है। क्रिएट करना चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये बेसिकली फोकस करना चाहिए फायर स्टेशंस और साथ ही साथ वाटर रिजर्व को लेकर के ट्रेनिंग सेंटर्स पे कैसे फोकस करना है, ताकि जब भी ऐसे होते हैं इंसिडेंट वहाँ पे ये सारा चीज़ अवेलेबल कराया जा सके। इम्प्रूव करना है आउटरीच ऑफ द फायर सर्विसेज को। देखो नॉर्वेस्टर्स, ठीक है, मैं ये बता दूं कि एक है शॉर्ट्स इन न्यूज़ जो आता है उस चीज़ को एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आज हम लोग देखेंगे नॉर्वेस्टर्स से, यहीं तक ये था। तो नॉर्वेस्टर्स आपको देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ और वी कैन से कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अभी ये हमेशा से आते रहता है, तो ये टेस्ट किया गया था इस कारण से, और इस पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट लाया जा रहा है कि उसको प्रॉपर वे में कैसे पता किया जा सके ताकि लोग अवेयर रहें। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि नॉर्वेस्टर एक ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिलता है, थंडर एक हाई लेवल पे देखने को मिलता है, लाइटनिंग जो होता है हाई लेवल पे देखने को मिलता है, और कैजुअलिटीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलता है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कारण से इसका एक प्रॉपर प्रिडिक्शन होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसका एम क्या है बेसिकली, तो ये स्टडी करता है थंडर स्टॉर्म को फ्रॉम द, और ये बेसिकली थंडर स्टॉर्म का स्टडी करता है कि जब से बनता है और साथ ही साथ उसका ग्रोथ को लेकर के और कैसे प्रोपेगेट कर रहा है ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, वो सारा चीज़ इसमें है। इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये इसके अंदर में आ जाते हैं नॉर्वेस्टर के अंदर में। कंट्रोल सेंटर का बात करते हैं तो चंदबली, ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये देखने को मिलता है भाद्रक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इसका सेंटर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। एजेंसीज इन्वॉल्व हैं लाइक आईएमडी है इसमें, आईआईटी मुंबई देखने को मिलता है, आईआईटीएम पुणे है, ठीक है, ये बेसिकली मेट्रोलॉजी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे इन्वॉल्व है इसमें। और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग्स, ये दिल्ली वाला इसमें भी है, जो कि जॉइंटली डेवलप करेंगे और उस चीज़ को फैसिलिटेट करेंगे। इसका फीचर्स का बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है लाइक यूज ऑफ ड्रोन, मोबाइल वैन्स और हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी इसमें किया गया है, ताकि एक नॉर्वेस्टर को सिस्टमेटिक वे में ट्रैक किया जा सके, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है प्रिडिक्शन को लेकर के, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के। देखो नॉर्वेस्टर्स है क्या बेसिकली, तो नॉर्वेस्टर्स लोकल विंड है जो कि अफेक्ट करता है ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन को, और ये बेसिकली देखने को मिलता है हर एक समर में, ठीक है। और ये इसमें ना थंडर स्टॉर्म, मैंने जैसे बताया कि थंडर स्टॉर्म रीजन क्रिएट करता है, इस रीजन में थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है। और बंगाल को बात करते हैं तो बंगाल में काल वैसाखी बोला जाता है, इसका मतलब ही होता है कैलेमिटी, ठीक है, और इन मंथ ऑफ वैशाख, तो ये बंगाल में बोला जाता है। असम में इसको बारदोली चीरा बोला जाता है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्वेस्टर्स जो होता है अलग अलग रीजन में इन्फ्लुएंस करता है। देखो निगेटिव इन्फ्लुएंस इसका ये है कि बेसिकली ये नेचर के लिए खतरा है, नोटोरियस है, ठीक है, और ये लीड करता है डिस्ट्रक्टिव टोर्नाडो को, साथ ही साथ अपरूटिंग ऑफ ट्रीज़, क्योंकि इतना तेज़ हवा चलता है और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी प्रॉपर्टी को लॉस करता है, तो ये सारा चीज़ का निगेटिव इन्फ्लुएंस देखो। पॉजिटिव भी है कुछ ऐसे इसका, अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी ऐसे खरीफ क्रॉप से पहले जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। लाइक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जूट पैडी जो है उसके लिए जो होता है प्री खरीफ क्रॉप्स वो हेल्पफुल होता है, ये इसका नॉर्वेस्टर्स का आना। साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट है उसके लिए भी ये अच्छा होता है। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर गिव्स रिलीफ आफ्टर
अनडियरेबल, क्योंकि पता है ये समर के टाइम पे आता है और जब नॉर्वेस्टर आता है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा टेम्परेचर कम होता है और उस टाइम के जो वेजिटेबल होते हैं उसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। देखो कुछ ऐसे जो लू हुआ, ठीक है, जैसे लोकल विंड और उसके सोशल इन्फ्लुएंस का बात करते हैं तो लू है ये बेसिकली आपको एडवेक्शन के कारण देखने को मिलता है। तो दे आर हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग थ्रू आउट द डे टाइम, ठीक है, इन नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में मोस्टली देखने को मिलता है और ये टाइम है मई एंड जून के बीच में। दे आर डेवलप्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द मानसून लो प्रेशर ट्रफ, ठीक है। निगेटिव इन्फ्लुएंस तो हर चीज़ का आपको पता है, लाइफ लॉस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, ठीक है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का बात करते हैं तो फैसिलिटेट करता है, सेपरेट करता है चेफ फ्रॉम द ग्रेन, ठीक है, क्योंकि obvious सी बात है जब सूख जाता है तो उसको ग्रेन से अलग होना भी तो चाहिए ना, तो नहीं तो पता चला वो चेफ में ही है, तो ये थोड़ा सा है, ठीक है। और ये अल्सो डिक्लाइन करता है नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बोर्न डिजीज़ को, लाइक मलेरिया हो गया, मॉस्क्यूटो पॉपुलेशन हो गया, उसको कम करता है। उसी तरह से मैंगो शोवर, अंधी, ये सारा चीज़ जो है, काली अंधी, और दे आर स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है ये मानसून के टाइम से पहले। दे कैन कॉज डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ जो है पॉपुलेशन, ये दिल्ली में ज़्यादातर आता है। देखो इसका मैंगो शोर जो है ये प्री मानसूनल लोकल रेन कैरिंग विंड है जो कि बेसिकली कर्नाटक और केरला में देखने को मिलता है। ये मैंगो के राइपनिंग के पहले आता है और इसको लोकली मैंगो सोर्स भी बोला जाता है, बेसिकली ये हेल्प भी करता है ना, तो ये चीज़ है इसका पॉजिटिव वीकेंड से। और ये है ब्लोजम स्लोअर, ठीक है, ये प्री मानसूनल सोर्स है जो कि लेट समर में देखने को मिलता है और यह केरला और वो भी उसके एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पे अच्छा होता है। दे एड ब्लोजमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर, तो ये कॉफ़ी फ्लावर के लिए बेटर है, ठीक है, तो ब्लोजम सोर्स, और जो कि जिसका कि आपको पता है कि कॉफ़ी का वैसे भी हाई कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। एलिफेंटा ये देखो इम्पोर्टेंट है। दे आर स्ट्रॉन्ग सदरली एंड साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं जो ब्लो करता है अलॉन्ग द मलाबार कोस्ट एंड इंडिया पोस्ट मानसून इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। दे मार्क द एंड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब देखो कुछ ऐसे सोर्स न्यूज़ हैं उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आई होप हम लोगों ने इतना सारा कवर कर लिया है और ये केवल शॉर्ट्स न्यूज़ वाला चैप्टर बचा है। सो थैंक यू, इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके तो हम लोगों ने पूरा इन्वायरमेंट कवर कर लिया है और एक वीडियो और लाएगा, उसमें आई थिंक 10 से 15 मिनट में हो जाना है जो सारा का सारा सोर्सिंग न्यूज़ कवर। तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे और एक डिटेल स्टैटिक्स पार्ट लाएंगे। उस चीज़ को कवर करने के बाद ना ये बेसिक जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, एज अ सजेशन कि इन्वायरमेंट को लेकर के ना आप जो भी ऐसे स्पेसीज होते हैं थोड़ा सा बियॉन्ड जाओ, ठीक है। जितने भी अभी मार्केट में बुक है थोड़ा सा सोचो कि अगर जहाँ से भी ऐसे कुछ नॉलेज मिल पा रहा है, वी कैन से कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक यू कैन सी डिस्कवरी चैनल, ठीक है, तो फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज़ तो वहाँ से नॉलेज भी यू कैन गैदर, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि अभी 2024 का देखोगे पेपर विलियम्स का तो किस तरह से वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज पूछ लिए गए जो कि जनरली हम लोग सुनते नहीं हैं और जनरली ऐसे मैगजीन कवर करते नहीं हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्स होना पड़ता है ये इन्वायरमेंट है। अब आपको पता है कि किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है इसी यही प्रीलिम्स में इंक्लूड होता है, इस कारण से थोड़ा सा टफ बनाया जाता है इस पेपर को इस फील्ड में, जबकि ये थोड़ा सा एक लो हैंगिंग टाइप का है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट भी है, थोड़ा सा स्टैटिक भी है और थोड़ा सा लर्निंग भी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद।